दोस्तों आज जो हमारा वीडियो का टॉपिक है, इस वीडियो में हम लोग रुडयार्ड किपलिंग के बारे में जानेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों जो रुडयार्ड किपलिंग है, इनका जो जन्म है वो 1865 में हुआ और इनकी जो मृत्यु है वो 1936 में हो गई। ठीक है, अब इनके कुछ की फैक्ट्स जो कि इनके बायोग्राफी से रिलेटेड है, हम उनको देखते हैं। तो इनका जो जन्म है वो मुंबई में हुआ था, तो ये चीज़ आप जरूर याद रखिएगा। ऐसे वैसे तो ये नेट में पूछा नहीं जाएगा, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है कि रुडयार्ड किपलिंग जो है, जो कि इतने बड़े राइटर हैं, वो इंडिया से बिलोंग करते हैं। ठीक है, उन्होंने 1907 में नोबेल प्राइज उनको मिल चुका है। और जब आप इनका वर्क पढ़ोगे, रुडयार्ड किपलिंग का जब आप वर्क पढ़ोगे, तो उसमें क्या देखोगे कि ये जनरली जो थे इंपेरियलिज्म में, मिस्ट्री में और जंगल में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखते थे। इंपेरियलिज्म का मतलब जो होता है, जो ब्रिटिश जो होते हैं हम लोगों को कॉलोनाइज करते हैं। तो ब्रिटिश जो है इंडिया को कॉलोनाइज किया था, आप जानते हो। तो इंडिया जो है वो एक इंपेरियलिज्म देश है। मिस्ट्री का मतलब हो गया रहस्य और जंगल मतलब फॉरेस्ट, आप लोग जानते ही हो। हुआ क्या कि इनके कुछ बेहतरीन वर्क के कारण इनको पोएट लॉरिएट का उपाधि दिया जा रहा था, लेकिन उन्होंने इस चीज़ को बिल्कुल ही नकार दिया। उन्होंने बोला कि इस चीज़ से मुझे कोई मतलब नहीं है, मुझे पोएट लॉरिएट बनने में कोई मतलब नहीं है, और इस चीज़ के कारण उन्होंने इस पद को स्वीकार नहीं किया। अगला जो पॉइंट है उसमें वो बताते हैं, जो पॉइंट है वो ये है कि ही कैरिड सलाम साहिब मोटिव फॉर डिस्कस्टिंग। तो वो हमेशा से सलाम साहिब का जो मोटिव है उसको लेकर वो हमेशा से चलते थे, यानी कि उसके विचारधारा पे वो हमेशा चलते थे। अब जॉर्ज ऑरवेल ने एक बहुत ही बेहतरीन बात कही है कि जो रुडयार्ड किपलिंग है वो एक प्रॉफिट फॉर ब्रिटिश इंपीरियलिज्म है। अब ऐसा उन्होंने क्यों कहा कि वो एक ब्रिटिश के लिए बहुत ही प्रॉफिटेबल आदमी है? तो इसका अगर आप आंसर जानना चाहो तो मेरे अकॉर्डिंग ऐसा इसलिए क्योंकि जो उनका वर्क है, जब आप उनका वर्क देखोगे, जो कि फर्दर हम लोग इस वीडियो में देखेंगे, कि वो अपने वर्क में इंडियन थीम ज़्यादा रखते थे। ठीक है, अब इंडियन थीम रखने के कारण क्या होता था कि लोग, जो इंडियन लोग हैं, वो उनको पसंद करते थे। और जॉर्ज ऑरवेल का इंडिया के ऊपर थोड़ा बहुत प्रभाव भी था, तो इसीलिए रुडयार्ड किपलिंग का थोड़ा बहुत प्रभाव भी था। इसीलिए जॉर्ज ऑरवेल ने ये बात बोला है कि ही इज प्रॉफिट फॉर ब्रिटिश इंपेरियलिज्म। अगला जो पॉइंट है उसमें उन्होंने ये कहा है कि व्हेन ही इज राइटिंग नॉट ऑफ ब्रिटिश बट ऑफ लॉयल इंडियंस ही कैरीज द सलाम साहिब मोटिव टू समथिंग डिस्कस्टिंग लेंथ। तो वही बात है जो हम लोग प्रीवियस जो मतलब कि हम लोग पीछे वाले पॉइंट हमने जो देखा, जैसे कि ये जो लास्ट वाला पॉइंट है ना कि ही कैरीड सलाम साहिब मोटिव, तो ये भी बिल्कुल वही पॉइंट है। और ये बात जो है वो जॉर्ज ऑरवेल ने बोला था। तो ये जॉर्ज ऑरवेल के द्वारा दो कमेंट है जो कि रुडयार्ड किपलिंग पर किया गया है, और ये याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब दोस्तों हम इनके वर्क को देखते हैं, तो जो इनका पहला वर्क है वो है मैन हु वुड बी किंग, जो कि लिखा गया था 1888 में। ये दरअसल दो ब्रिटिश के ऊपर है जो कि इंडिया में आए थे अफगान का राजा बनने के लिए, और उसके बाद वो बन भी गए। ठीक है, तो ये दो ब्रिटिशर्स की कहानी है, और दरअसल ये जो वर्क है वो रियल मैन पर, यानी कि वास्तव में दो लोग के बारे में ऐसा है, दो लोग ऐसा थे, उनका नाम था जेम्स ब्रूक और हार्लन। ये जो दो कैरेक्टर हैं वो रियल कैरेक्टर हैं, और इन्हीं पर ये वर्क जो है वो लिखा गया है। इसमें एक एपिग्राफ है, और उस एपिग्राफ का नाम है कि ब्रदर टू अ प्रिंस एंड फेलो बेगर इफ ही फाउंड वर्दी। तो ये एपिग्राफ है, और ये जो सारा चीज़ है वो इम्पोर्टेंट है, ये आपको जानना है। ये टेक्स्ट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ये जो पॉइंट है ना वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो वो आपको याद रखना जरूरी है। अब दोस्तों अगला जो वर्क है उनका प्लेन टेल्स फ्रॉम हिल्स, जो कि पब्लिश हुई थी 1888 में, और ये शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन है, तो इसको ज़्यादा जानना इम्पोर्टेंट नहीं है, सिर्फ आप इसका टाइटल याद रखो, बस वही काफ़ी है। अगला जो वर्क है वो है गंगा दिन, जो कि लिखा गया था 1898 में। ये दरअसल एक ब्रिटिश सोल्जर के बारे में कहानी है, जो कि वाटर के द्वारा उसने कुछ पाप किया होता है, तो वाटर के द्वारा वो सारी जो उसकी जो बोलते हैं ना कि गलत कर्म थे उसके, वो सारा हट जाते हैं और वो एक शुद्ध हो जाता है। तो ये जो वर्क गंगा दिन है वो उसी के बारे में बात करता है।
अब दोस्तों जो अगला इनका वर्क है वो है मैंडेले, जो कि लिखा गया था 1819 में। ये दरअसल जो स्टोरी है वो बर्मा की स्टोरी है। तो जो बर्मा का जो कैपिटल सिटी है उसके बारे में ये स्टोरी है, और इसमें एक सोल्जर को दिखाया गया है जो कि वास्तव में इट इज अबाउट अ सोल्जर हु वांट टू बी इन एशिया रादर देन इंग्लैंड। हाँ, तो ये एक दरअसल इंग्लैंड के जो सोल्जर हैं उसके बारे में बताया गया है कि वो जो सोल्जर है वो वास्तव में है तो इंग्लैंड का, लेकिन वो एशिया का रहना चाहता है, वो एशिया में रहना चाहता है, वो एशियन बन के रहना चाहता है। तो मैंडले जो वर्क है वो इसी के बारे में बात करता है। अब दोस्तों ये बुक आपने जरूर सुना होगा इसके बारे में, द जंगल बुक, जो कि लिखी गई थी 1894 में। इसके ऊपर एक मूवी भी बन चुकी है जंगल बुक। तो अगर आपने नहीं देखा है तो आप टेलीग्राम पे जाइए, जंगल बुक लिखिए, आपको मूवी मिल जाएगी। तो ये जो वर्क है जंगल बुक, दरअसल ये कलेक्शन है शॉर्ट स्टोरीज का कलेक्शन है, और इसका जो मेन कैरेक्टर है वो है मोगली, जो कि काफी फेमस है। इसका तो नाम आप लोग जरूर जानते होंगे। इसमें जो दो इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो है रिकी टिकी टावी और टॉमी ऑफ एलिफेंट्स। ये दो जो आप देख रहे हो ना, ये दो, उसमें से दो जो कलेक्शन है स्टोरीज का, इसमें से ये दो कलेक्शन काफी इंपॉर्टेंट है। अब जो जंगल बुक है वो इंस्पायर्ड हुआ है जातक कथा से, जो कि एक अफ्रीका का इंसिडेंट है। और इस वर्क में आप बहुत सारा पंचतंत्र का भी इन्फ्लुएंस देखोगे। तो जो पंचतंत्र वर्क है इसका बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है जंगल बुक पे, तो ये भी आपको याद रखना काफी इंपॉर्टेंट है। अब दोस्तों जो अगला वर्क है वो है रिस सीजनल। ये पब्लिश हुई थी 1897 में। इसका जो कंप्लीट टाइटल है वो है रिस सीजनल द विक्टोरियन ओड। और ये जो वर्क है ये क्वीन विक्टोरिया का जब डायमंड जुबली सेलिब्रेशन मनाया जा रहा था तो उसके लिए ये कंपोज किया गया था। और ये जो वर्क है वो रिलीजियस बिलीफ के ऊपर बात करता है कि हमारे अंदर धर्म होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, आपको धर्म मानना चाहिए या नहीं मानना चाहिए, ये उसके ऊपर बात करता है। अब अगला जो वर्क है वो है व्हाइट्स मैन बर्डन, जो कि लिखा गया था 1899 में। ठीक है, ये दरअसल फिलीपींस का और अमेरिका का जो वॉर चल रहा था वो इसके बारे में, यानी कि फिलीपींस अमेरिकन वॉर के बारे में ये बात करता है। जब ये वर्क लिखा गया था तो जो इसका इंटेंशन था, यानी कि रुडयार्ड किपलिंग का ये वर्क लिखने का ये इंटेंशन था कि क्वीन विक्टोरिया इसको पढ़ें, व्हाइट मैन बर्डन। बट उसके पहले रेशनल, जो कि हमने पहले बात की इस वर्क के बारे में, रेशनल के बारे में, वो जो क्वीन विक्टोरिया को प्रेजेंट कर दिया गया था। अब दोस्तों ये जो वर्क है ना किम, जो कि 1901 में पब्लिश हुई थी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क है। और इसका जो वीडियो है वो ऑलरेडी अवेलेबल है तो यूट्यूब पे। तो आप प्लीज़ यूट्यूब पर जाकर इसका जो समरी है आप वो जरूर देख लीजिएगा। अब जो इसके की फैक्ट हैं उनके बारे में हम बात करते हैं। तो ये जो वर्क है वो एक गेम के बारे में बात करता है जो कि रसिया और ब्रिटेन दोनों के बीच हुआ था सेंट्रल एशिया को कोलोनाइज करने के लिए। यानी कि सेंट्रल एशिया को गुलाम करने के लिए जो रसिया और ब्रिटेन ने खेल खेला था, दरअसल ये जो वर्क है उसी के बारे में बात करता है। ये जो वर्क है किम, वो अफगान वार का जो दूसरा वॉर चल रहा था, यानी कि अफगानिस्तान का जो दूसरा वॉर चल रहा था उसके दौरान ये सेट किया गया था। अब निराद सी चौधरी ने एक कमेंट किया है किम के ऊपर कि ये जो वर्क है किम, तो इट इज फाइनेस्ट नोवेल इन इंग्लिश लैंग्वेज विथ एन इंडियन थीम। इसका मतलब आप समझ ही गए होंगे कि अगर इंडियन थीम पर कोई सबसे अच्छी नोवेल है तो वो किम है। और ये बात किसने बोला है? निराद सी चौधरी ने। अब दोस्तों अगला जो वर्क है वो है पॉप ऑफ बुक हिल्स, जो कि पब्लिश हुई थी 1906 में। ये एक शॉर्ट स्टोरीज का एक सीरीज है। और ये इसमें पक जो है वो एक कैरेक्टर भी है। अब क्या है कि जब आप इसमें कुछ जो पोएम है वो टी.एस. इलियट ने भी दिया है। तो ये तो देखिए ये लाइन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पॉक ऑफ बुक हिल्स में, कि पॉक ऑफ बुक्स हिल में कुछ जो पोएम है वो टी.एस. इलियट के द्वारा भी दिया गया है।
अब दोस्तों अगला जो वर्क है वो है इफ। ये एक पोयम है और ये भी जो पोयम है वो ऑलरेडी यूट्यूब पर अवेलेबल है, तो आप जाकर जरूर उसको चेकआउट करिएगा। ये जो वर्क है वो रिटन कलेक्शन है रिवॉर्ड एंड फेरीज। रिवॉर्ड एंड फेरीज हम लोग आगे देखेंगे इस वर्क को, तो इस वर्क का ये एक रिटन कलेक्शन है। तो इफ में हम रिवॉर्ड एंड फेरीज आपको मिल जाएगा, ये जो पोयम में आपको मिलेगा। इसमें क्या है कि ये जो वर्क है इफ, ये भगवत गीता के ऊपर बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट करता है। भगवत गीता जब वो अपने बच्चे को एडवाइस दे रहे थे तो उसमें उन्होंने भगवत गीता के बारे में भी उन्होंने एडवाइस दिया है और ये चीज़ इफ में इंट्रोड्यूस करवाया गया है। ये जो वर्क है वो लिएंडर स्क्वायर जेम्सन को ट्रिब्यूट किया गया है। तो ये 4 चीज़ें हैं, ये चारों चीज़ें आपको याद रखनी है। अब दोस्तों अगला जो वर्क है वो है रिवॉर्ड एंड फेरीज, जो कि पब्लिश हुई थी 1910 में। ये भी एक शॉर्ट स्टोरीज की सीरीज है और इसका जो टाइटिल है वो रिचर्ड कॉर्बेट के एक फ्रेज से लिया गया है, फेयरवेल रिवॉर्ड एंड। तो जो रिचर्ड कॉर्बेट हैं और उनका जो फ्रेज है तो वहीं से ये वर्क लिया गया है, फेयरवेल रिवॉर्ड एंड फेरीज। अब दोस्तों जो इनका अगला वर्क है वो है जस्ट सो स्टोरीज, जो कि पब्लिश हुई थी 1912 में और ये एक शॉर्ट स्टोरी का एक कलेक्शन है। अगला जो इनका वर्क है वो है गॉड ऑफ कॉपी बुक्स हेडिंग। ये जो वर्क है वो 1919 में पब्लिश हुई थी और ये दरअसल 8 विजडम के बारे में बात करता है और उसके साथ साथ ये एक पोएम है। अगला जो पॉइंट है वो कह रहा है कि फ्रेज ऑफ दिस बुक वेयर ऑन ब्रिटिश स्टूडेंट डायरी वेयर वी राइट आवर होमवर्क। अच्छा, ये जो है इस बुक में एक फ्रेज है, मतलब दरअसल गॉड ऑफ कॉपी बुक्स हेडिंग में एक फ्रेज है कि वेयर ऑन ब्रिटिश स्टूडेंट डायरी वेयर वी राइट आवर होमवर्क। तो ये जो फ्रेज है आपको इस वर्क में मिलेगा और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। अब दोस्तों हम कुछ PYQ देखते हैं, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो बने हैं हम उसके बारे में बात करते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि विच इज द वर्क नीरज सी चौधरी कॉल्ड द फाइनेस्ट नोवेल इन द इंग्लिश लैंग्वेज विथ एन इंडियन थीम। और ये 2017 का क्वेश्चन है, ठीक है। यानी कि नीरज सी चौधरी ने किस वर्क के बारे में ये बोला है कि इट इज द फाइनेस्ट नोवेल इन द इंग्लिश लैंग्वेज विथ एन इंडियन थीम। हमने ऑलरेडी इसके बारे में डिस्कस किया है और इसका आंसर है किम, जो कि लिखा गया है रुडयार्ड किपलिंग के द्वारा। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि विच वर्क बाय डेविड मलॉफ टेल्स द स्टोरी ऑफ रोमन पोएट ओविड ड्यूरिंग हिज एग्जाइल इन टॉमिन्स। यानी कि डेविड मलॉफ की ऐसी कौन सी स्टोरी है जो रोमन पोएट ओविड के बारे में बात करती है, और इसका आंसर है एन इमेजिनरी लाइफ। अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कि हु इज द ऑथर ऑफ द पोएम द डिफेंस ऑफ लखनऊ। तो जो डिफेंस ऑफ लखनऊ है ये किस ऑथर का पोएम है, और इसका आंसर है लॉर्ड एल्फ्रेड टेनिसन, जो कि एक विक्टोरियन पोएट है। Alexander Pope revised the Rape of the Lock 3 times. In the final revision of the poem in 1717, he inserted a speech by, यानी कि अलेक्जेंडर पोप का ये जो वर्क है द रेप ऑफ द लॉक, जो कि उन्होंने इसको 3 बार रिवीजन किया था, ठीक है, 3 बार उन्होंने इसका रिवीजन किया था। ये काफ़ी फेमस वर्क है अलेक्जेंडर पोप का। और जब उन्होंने फाइनल इसका रिवीजन किया इस पोएम का 1717 में, तो उन्होंने एक स्पीच को इंसर्ट किया था। तो वो जो स्पीच है वो किसने दिया था, और इसका आंसर है क्लेरिसा, ठीक है। अब दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कि विच थ्योरिस्ट होल्ड्स मेटाफर एंड मेटोनमी आर द 2 फंडामेंटल स्ट्रक्चर ऑफ लैंग्वेज। यानी कि विच थ्योरिस्ट होल्ड, यानी कि किस जो एक थ्योरिस्ट हैं उन्होंने ये कंसेप्ट दिया है दरअसल मेटाफर और मेटोनमी का, और उसका आंसर है रोमन जैकोब्सन। अब दोस्तों हमारी जो वीडियो होती है वो यहीं पे ख़त्म होती है, तो वीडियो देखने के लिए बहुत सारा धन्यवाद।